तो आज करना है बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में केमिकल कंपोजिशन कैसे एनालाइज किया जाएगा। केमिकल कंपोजिशन एनालाइज करने के लिए दो तरीके हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। क्या लिखा हुआ है? एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग द सेम वे। कह रहा है हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। कह रहा है ये जानने के लिए, हमें इसका उत्तर जानने के लिए हमें परफॉर्म करना पड़ेगा केमिकल एनालिसिस, यानी हमें केमिकल परीक्षण करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम कोई लिविंग टिश्यू लेंगे। अब लिविंग टिश्यू में क्या ले सकते हैं, या तो कोई वेजिटेबल ले सकते हैं, या तो फिर लिवर का पीस ले सकते हैं, यानी एनिमल सेल ले सकते, प्लांट सेल ले सकते हैं या एनिमल। उसको ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करने के लिए ग्राइंड करते समय एक एसिड मिलाएंगे, नाम है ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड। ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड को, और इसको ग्राइंड करने के लिए मोर्टार और पेस्टल यानी खर मूसल, खलबट्टा होता है ना, उसकी मदद से करेंगे। जब आप उसको पीस दोगे तो आपको एक गाढ़ी सी पेस्ट मिलेगी, और गाढ़ी सी पेस्ट को बोलते हैं थिक स्लरी। थिक स्लरी मिलती है, और ये स्लरी को जब आप इसको छानोगे, और किसकी मदद से छानेंगे, चीज क्लॉथ या कॉटन की मदद से छानेंगे, तो आपको दो फ्रैक्शन मिलेंगे। एक फ्रैक्शन को आप बोलोगे फिल्ट्रेट, या फिर टेक्निकली बोल सकते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन या पूल, और दूसरे को बोलेंगे रिटेंटेट। रिटेंटेट को बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल। यानी दो चीजें मिल गई, जो छन गया वो क्या है, फिल्ट्रेट, जो नहीं छना वो क्या है, रिटेंटेट। तो जो नहीं छना है उस वो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल, और जो छन गया वो क्या है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। तो दो प्रकार के फ्रैक्शन हमें मिल गए। अब इन्होंने क्या बोला, जो एसिड सॉल्युबल पूल था वहां आपको हजारों मॉलिक्यूल मिलेंगे, और जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है वहां केवल 4 मिलेंगे। 4 कौन से मिलेंगे, प्रोटीन, ठीक है, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड और लिपिड, जिसमें से 3 स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल है। कौन से स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल है, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड। कौन सा नहीं है, लिपिड। लिपिड अपवाद है, लिपिड एक मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बल्कि वो माइक्रोमोलिक्यूल है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है। अच्छा, अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाला मोस्ट अबंडेंट मटेरियल, अर्थ क्रस्ट पे कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाएगा, ऑक्सीजन। और हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन, लेकिन सबसे कम पाए जाने वाला अर्थ क्रस्ट पे कौन सा है, हमारी बॉडी में क्या है, सिलिका की सिलिकॉन। तो सिलिकॉन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। अच्छा, अब क्या इन्होंने बोला, जब भी कभी हम एनालिटिकल टेक्निक अपनाएंगे, व्हेन अप्लाइड टू कंपाउंड गिव अस आइडिया द मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब आप केमिकल को एनालाइज करोगे या उसकी एनालिसिस टेक्निक अपनाएंगे तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। जितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि हम अपने सेल से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। यानी कि क्या लिखा हुआ, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा तो है नहीं, हमारे अंदर ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक नहीं है। आप बताओ, हम लोग को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, पड़ती है। हम लोग को मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, पड़ती है। हम लोग को और पोटेशियम की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती, पड़ती है। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक ही नहीं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। क्या बोला, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट या कंपाउंड। इनऑर्गेनिक एलिमेंट होंगे या उनके कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है। कहता है इसको कैसे जानेंगे, कैसे पता लगेगा, इसके लिए कुछ डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, वो भी डिस्ट्रक्टिव मेथड। कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव मेथड हमें यूज करना पड़ेगा। पहले हमें लेना पड़ेगा उसका लिविंग टिश्यू का फ्रेश वेट, ये उसको बोलते हैं वेट वेट या फ्रेश वेट। फिर उसका ड्राई वेट लेना पड़ेगा, यानी उसको सुखा देंगे। और फिर उसके बाद जो मटेरियल था जिसका ड्राई वेट हमने ले लिया है, अब हम उसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे, वो भी पूरी तरह से बर्न करेंगे, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे
तो क्या होगा, जो भी आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा CO2 और वाटर के रूप में निकल जाता है, पता है ना, CO2 और वाटर के रूप में निकल जाता है, जो बचा वो क्या था, इनऑर्गेनिक। तो यानी क्या, द रिमेनिंग एस, यानी एस जो बचा था, एस कुछ और नहीं है, उसमें क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एसेट्रा, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे सल्फेट हो सकते हैं, फॉस्फेट हो सकते हैं, ये सारे। और ये सब कहाँ मिले थे हमें, एसिड सॉल्युबल पूल में कि इनसॉल्युबल पूल में, एसिड सॉल्युबल पूल में हमें मिलते हैं, राइट। Therefore, elemental analysis give element composition of living tissue, यानी एलिमेंटल एनालिसिस करने से हमको एलिमेंटल कंपोजिशन पता चल गया, जैसे हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या क्लोरीन है या कार्बन है, क्या है वो सब पता चल गया। अब इन्होंने बोला कि हमारे सेल में यानी दो चीजें हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दो चीजें, दोनों मिल करके लिविंग टिश्यू बनाती हैं, दोनों मिल करके लिविंग टिश्यू बनाती हैं। और कह रहा है कि अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एरोमेटिक सब्सटेंस एटसेट्रा। लेकिन अगर आप बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड, पॉलीसेकेराइड और एटसेट्रा। इसीलिए सबसे पहले इन्होंने दिया है अमीनो एसिड। अच्छा, अमीनो एसिड क्या होता है, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4, इसको हमने रिप्लेस कर दिया COH ग्रुप से, इसको रिप्लेस कर दिया R ग्रुप से, इसको रिप्लेस कर दिया NH2 ग्रुप से, और इसको रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से। अब आप बताओ क्या बन गया, बन गया अमीनो एसिड। क्यों, अमीनो ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है, नाम क्या पड़ा, अमीनो एसिड। तो वही इन्होंने लिखा है, अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक, इसमें कौन कौन सा ग्रुप है, वो ये कौन सा ग्रुप है, अमीनो, और ये कौन सा ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। और दोनों सेम कार्बन से जुड़े हैं कि अलग अलग कार्बन से, तो अल्फा कार्बन की बीटा कार्बन, और इसलिए इस तरह के अमीनो एसिड को क्या नाम देते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। और ये किसका सब्स्टिट्यूएंट है, अरे अभी हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया है, मीथेन को, तो मीथेन का सब्स्टिट्यूटेड है। देयर आर 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, देखो 4 अलग अलग वैलेंसी पोजीशन पे है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप वो रहा, एक एमिनो ग्रुप ये रहा, एक वेरिएबल ग्रुप जिसको R बोला गया है। और R के आधार पे 300 से भी ज्यादा अमीनो एसिड हो सकते हैं, लेकिन हमारे प्रोटीन बनाने में केवल और केवल कितने भाग लेते हैं, 20 भाग लेते हैं। प्रोटीन बनाने में कितने भाग लेते हैं, लिखा हुआ है ओनली 20। अगर R की जगह हम ये लिख दें H, तो क्या बन जाएगा, R की जगह CH3 लिख दें तो क्या बन जाएगा, R की जगह CH2OH लिख दें तो क्या बन जाएगा। देखो इसके लिए फार्मूला गैस, ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन, ठीक है। ये फिगर 9.1 में दिया हुआ है, ये फिगर 9.1 में कौन सा है, ये वाला, R की जगह H रख दिया, R की जगह CH3 रख दिया, R की जगह CH2OH रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, गैस। गैस का मतलब ग्लाइसिन, आर्जिनिन और सीरीन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन और सीरीन, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड वो H को छोड़कर सब पर डिपेंड करती है। देखो क्या लिखा है, एमिनो एसिड पर डिपेंड कर रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर डिपेंड कर रही है और R पर डिपेंड कर रही है, मतलब हाइड्रोजन को छोड़कर सब पर कर रही है। फिर लिखा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप के आधार पे हम 3 प्रकार के अमीनो एसिड बांट सकते हैं। एसिडिक, देखो एसिडिक क्या होगा, जिसमें COH ग्रुप NH2 ग्रुप से ज्यादा हो, ठीक है। जैसे मैंने कल भी बोला था आग, AAG, एसिडिक वाले में एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड आता है, इसमें केवल एक दिया है। अब बेसिक वाले में मैंने बोला था हाल, हाल में 3 आता है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और उसके बाद लाइसिन, तो इसमें एक ही दिया लाइसिन। और न्यूट्रल वाले में एक आता है वैलिन, तो 3 हो गए। और एरोमेटिक में कौन सा आएगा, PT स्क्वायर, P फॉर फिनाइल एनिलीन,
T फॉर टायरोसिन, फिर T फॉर ट्रिप्टोफैन। तो फार्मूला क्या बना? पीटी स्क्वायर। पीटी स्क्वायर पर्टिकुलर अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी होती है आयोनाइजेबल नेचर, आयोनाइजेबल नेचर होता है इसका। हेंस इन डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज, यानी कि जब हम पीएच चेंज करेंगे तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। किसी पीएच पर ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, किसी पीएच पर वाला स्ट्रक्चर आएगा, किसी पीएच पर ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। अच्छा, तीनों में अंतर क्या है? मोनोवैलेंट और बाईवैलेंट। देखो पहला और तीसरा मोनोवैलेंट है और दूसरा वाला बाईवैलेंट है। इसका मतलब बाईवैलेंट वाले को ज्यूटेराइन कहते हैं, बाईवैलेंट वाले को क्या बोलते हैं? ज्यूटेराइन बोलते हैं। ये देखो लिखा बी इज ज्यूटेराइन। लिपिड इनसॉल्युबल है कि सॉल्युबल? कल हम लोग ने क्वेश्चन किया था इस पर, तो लिपिड इनसॉल्युबल है, ठीक है। अच्छा, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, सबसे बोल रहा है लिपिड जो होता है सिंपली फैटी एसिड हो सकते हैं। अच्छा, फैटी एसिड होता क्या है? आर ग्रुप जब जुड़ा होता है COH से तो उसको फैटी एसिड बोलते हैं। देखो फैटी एसिड हैज कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू आर, यानी COH ग्रुप अटैच्ड टू आर। आर जो होता है ये कुछ भी हो सकता है, आपको पता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, हेक्साइल, ब्यूटाइल, है ना, ये सारे कुछ भी हो सकते हैं। पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकता है। कार्बन 1 से लेके कार्बन 19 तक हो सकते हैं। कल हम लोग ने किया था क्वेश्चन, पामिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं और उसमें क्या लिखा था? 20। तो गलत लिखा था कि सही? जबकि एराकिडोनिक एसिड में 16 लिखा था और होने कितने चाहिए? 20। तो देखो पामिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लेकर के, और एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लेकर के। तो हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। अगर आपको लाइनें आती हैं तो आप कर लोगे, नहीं आती तो कोई बात ही नहीं। फिर फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो फैटी एसिड जो होता है दो तरह का होता है। देखो S से सैचुरेटेड और S से सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, S से सैचुरेटेड, S से सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। और अनसैचुरेटेड में देखो सिंगल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, यानी डबल बॉन्ड हो सकता है। तो सैचुरेटेड जिसमें विदाउट सिंगल डबल बॉन्ड होगा और अनसैचुरेटेड जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। अनदर सिंपलेस्ट लिपिड है ग्लिसरॉल, और इसको कल हम लोग ने पढ़ा था ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यानी ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, क्योंकि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप था और मीथेन इथेन प्रोपेन बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसी को हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। कुछ तो ऐसे हैं जिसमें दोनों होता है, ग्लिसरॉल भी और फैटी एसिड भी। इनको हम बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। ये रहा मोनो, डाई, ट्राई। देखो अगर एक ग्लिसरॉल से एक फैटी एसिड जुड़ा तो मोनोग्लिसराइड, अगर एक से 2 जुड़ गए तो डाइग्लिसराइड, एक से 3 जुड़ गए तो क्या बोलेंगे? ट्राइग्लिसराइड। देखो ऑयल जो होता है, फैटी एसिड 2 प्रकार के होते हैं, फैट 2 प्रकार के होते हैं, घी और तेल। घी यानी सॉलिड, तेल यानी लिक्विड। तो घी यानी सॉलिड, तेल यानी लिक्विड। अच्छा, तेल में क्या? तेल की स्पेलिंग होती है ऑयल। ऑयल में खुद आ रहा है एल, एल का मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तभी तो ये विंटर में भी ऑयल रहते, लिक्विड रहते, सॉलिड नहीं रहते। तो देखो क्या लिखा है, रिमेन ऑयल इन द विंटर। ये भी लाइन आई थी ना कल, कल ये भी लाइन आई थी। कैन यू आइडेंटिफाई द फैट फ्रॉम द मार्केट? बोलते जो मार्केट से आप फैट ला सकते हो उसको पहचान सकते हैं, बिल्कुल। अगर सॉलिड है तो घी, और लिक्विड है तो तेल। अगर सर्दियों में भी जमा हुआ है तो हम घी, और सर्दियों में लिक्विफाइड है तो हम तेल बोलेंगे उससे, ठीक है। और एनिमल से प्राप्त हुआ तो घी, प्लांट से प्राप्त हुआ तो तेल, ठीक लिखा है। कुछ में फास्फोरस ग्रुप भी होता है, उसको हम बोलेंगे फास्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसका बेस्ट एग्जांपल है फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड का बेस्ट एग्जांपल है हमारी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में लिसिथिन के रूप में पाया जाता है। ये भी कल ऑप्शन था, लिसिथिन इज अ फास्फोलिपिड, यही क्वेश्चन पूछा गया था। और लिसिथिन इस साल ही तो क्वेश्चन पूछा गया था कि लिसिथिन कहां पाया जाता है, तो लिसिथिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन न दिया हो तो सेल मेम्ब्रेन आंसर होगा। और कह रहा है हमारे नर्व में माइलिन शीथ होती है, तो माइलिन शीथ में भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है लिपिड का। तो माइलिन शीथ में भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है लिपिड का। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं, इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेस, उसमें से कुछ नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन का एग्जांपल प्योर एज सिल्वर, सिल्वर की स्पेलिंग Ag, यानी आइडेनिन और प्यूरिन को कट करो क्या बनेगा? पिरिमिडिन। तो साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया।
सम ऑफ दीज नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ये सब नाम मैंने आपको बता दिए। अच्छा, और अगर इसके शुगर के साथ अटैच हो जाए तो इस पे भी कल क्वेश्चन किया था, तो उसको वो बन जाएगा क्या, और अगर फास्फेट भी जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, तो न्यूक्लियोटाइड। देखो अगर सीन या डीन लगा हो तो आंसर होगा न्यूक्लियोसाइड, सीन या डीन लगा न्यूक्लियोसाइड। अगर नाइलिक एसिड या डाइलिक एसिड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए, और दोनों किसकी तरह बिहेव करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। स्टेबल कौन है, डीएनए। ये क्या है, ये क्या है, अरे 95 का आएगा ना, ये स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज है। उसके बगल वाला क्या है, राइबोज। ये क्या है, ग्लाइसिन। ये क्या है, एलेनिन। ये क्या है, सीरीन। ये क्या है, क्यों, क्योंकि 16 कार्बन है, 14, 15, 16। अच्छा, ये तो पता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन यानी ग्लिसरॉल। ये देखो इसमें फास्ट, ये है एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल, एक दूसरा फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल, तीसरा फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड। ये कोलेस्ट्रॉल है, 4 रिंग पाई जाती है इसमें। ये इसमें देखो फास्फोरस आ गया, फास्फोलिपिड हो जाएगा। एग्जांपल लिसिथिन, यहीं से क्वेश्चन इस साल आया था, और ये भी हमने आपको टेस्ट में दिया था, मॉडल टेस्ट में। तो ये हो जाएगा एडेनिन, ठीक है ना। ये वाला हो जाएगा कौन सा, यूरेसिल, ठीक है। ये हो गया आपका, देखो इसमें ये नाइट्रोजनस बेस, ये सुगर, तो हो गया न्यूक्लियोसाइड। और वैसे भी नाम में सीन लगा है, यहाँ पे भी देखो सीन लगा हुआ है, डीन लगा है, तो न्यूक्लियोसाइड हो गया। यहाँ देखो नाइलिक एसिड और डाइलिक एसिड लगा हुआ है, तो ये हो गया कौन सा, न्यूक्लियोटाइड। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात कर रहा है। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील विद द आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड, यानी हमारे उसमें थाउजेंड ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ छोटे तो कुछ बड़े, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका अपना प्रोबेबल स्ट्रक्चर होता है, इनकी अपनी कुछ पॉसिबल सिंथेसिस होती है। बोला गया है बायोमोलिक्यूल, इनका लिस्ट हम लोग ने देखा बनाया तो थाउजेंड ऑफ कंपाउंड हमको मिले, ठीक है। फॉर रीजन दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10, 9.10 में जो भी दिया है ये सारे क्या है, मेटाबोलाइट्स। यानी अभी जो भी पढ़ा था 9.10 में वो सारे मेटाबोलाइट्स थे। एनिमल टिश्यू में जितने भी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो फिगर 9.1 में दिए हुए हैं। इनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे कि सेकेंडरी, यानी एनिमल में कौन से मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स में कौन से मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, प्राइमरी। जबकि पता है एनिमल के अलावा बाकी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कौन से पाए जाते हैं, सेकेंडरी, उनमें सेकेंडरी पाए जाते हैं। देखो हाउ एवर, अगर कोई प्लांट को देखे, फंजाई को देखे, माइक्रोब्स को देखे, तो उसमें क्या मिलेंगे, हजारों और कंपाउंड मिलेंगे, लिखा है ना, अदर देन दीस आर कॉल्ड एज प्राइमरी। बोलते हैं कि जो प्राइमरी के अलावा मिलेंगे, उन जैसे अल्कलाइड मिलेगा, फ्लेवेनाइड मिलेगा, रबर मिलेगा, एसेंशियल ऑयल मिलेगा, एंटीबायोटिक्स मिलेगी, कलर्ड पिगमेंट मिलेंगे, सेंट मिलेगा, गम मिलेगा, स्पाइसेस मिलेगी, इन्हें क्या बोलेंगे। यानी यानी क्या समझ में आया, एनिमल में प्राइमरी होता है और प्लांट में, फंजाई में और माइक्रोब्स में प्राइमरी के साथ साथ, यानी प्राइमरी किसमें होता है, सब में। अरे एनिमल में क्या, यही तो समझाना चाह रहे थे, सब में हुआ ना, प्राइमरी तो सब में हुआ। हमने क्या बोला कि प्राइमरी एनिमल में खोजा गया, बाकी सब में प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी मिला, तो प्राइमरी तो सब में हुआ ना, फिर यही तो क्वेश्चन आता है। आगे टेबल, इस टेबल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, आपने देखा था कल। पिगमेंट का एग्जांपल कैप, इसका फार्मूला याद करो, कैप, कैप से क्या याद रहेगा, कैरोटीनाइड और एंथोसाइनिन द पिगमेंट, इसका फार्मूला याद रखो मैक, एम से मॉर्फिन और कोडीन इज द एल्केलाइड, और इसका एग्जांपल रखो, इससे तो सीधे याद रहेगा, टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स। एसेंशियल ऑयल में याद रखो, ऑयल आ रहा है उल्टा कर दो, लेमन पहले, ओ आई से ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन से कल फार्मूला बताया था टार, यानी टार, टी से टॉक्सिन, ए से एब्रिन, आर फॉर रेसिन, लेक्टिन से एलसी, ठीक है। ड्रग से विनब्लास्टिन, कुरकुमिन, और पॉलीमेरिक में रबर, गम और सेलुलोज, रबर, गम और सेलुलोज। इससे क्वेश्चन हर साल आ रहा है लगातार,
ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल हो गए। अब आगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। देखो इन्होंने क्या बोला, अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। माइक्रो की मैक्रो? माइक्रो। अच्छा, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया गया था, माइक्रो की उसमें सॉल्युबल में, एसिड इनसॉल्युबल में कि सॉल्युबल में? हाँ, और एसिड इनसॉल्युबल में कौन से पाए गए? 4। यानी ये देखो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में 4 मिले हमें। 4 कौन से मिले जरा बताइए? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, लिपिड। लेकिन लिपिड स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, इसीलिए देखो क्या लिखा है, एक्सेप्शन है। और लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। देखो मैक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए 800 से 10,000 डाल्टन या उससे भी ज्यादा, लिखा है ना 10,000 डाल्टन या अबव एंड अबव। और इन्होंने बोला केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर 2 टाइप। इसका मतलब 2 टाइप के केमिकल कंपाउंड होते हैं, एक जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, एक जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, जिनका ज्यादा होता है वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। इसका मतलब बायो 2 तरह के बायो मॉलिक्यूल होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। ये मैक्रो है, इसका 10,000 डाल्टन तक होगा, वो माइक्रो है उसका 800 डाल्टन तक होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल जो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, उसका एक्सेप्शन है लिपिड, वो है पॉलीमेरिक सब्सटेंस। यानी कि जो भी लिपिड को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे पॉलीमर्स हैं, बाकी सारे पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। देन डू लिपिड्स whose molecular weights do not exceed 800 डाल्टन comes under the acid insoluble fraction। उन्होंने बोला 800 डाल्टन जो है, ठीक है, अंडर द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, वो मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में क्यों नहीं आया? उन्होंने पूछा आपसे, फिर जवाब दिया है कि लिपिड वास्तव में, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता। लिपिड जो होता है जब ये सेल मेम्ब्रेन बनाता है या फिर कोई मेम्ब्रेन बनाता है, जब हम सेल को तोड़ते थे यानी ग्राइंड करते थे तो ये सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है और सेल मेम्ब्रेन या अदर मेम्ब्रेन ब्रेक होकर के पीस बनाती थी और ये पीस छोटे छोटे गोले के रूप में स्टोर हो जाते हैं और ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इसीलिए ये जो वेसिकल थे ये इनसॉल्युबल पूल में मिले कि सॉल्युबल में? यही कारण है कि लिपिड स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, लिपिड स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। देखो लिखा है लाइन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले 2016 के पहले। द एसिड सॉल्युबल पूल रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन शो करता है। बताओ एसिड सॉल्युबल कहां पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एन ऑर्गेनेली बिकम्स एसिड इनसॉल्युबल। देखो एसिड सॉल्युबल कहां पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। और बोला गया मैक्रोमोलिक्यूल कहां पाए जाते हैं? वो साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं और कहां पाए जा रहे हैं? और ऑर्गेनेली में भी पाए जा रहे हैं। पढ़ के देखो अब क्या लिखा है, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए एसिड इनसॉल्युबल कहां पाया जा रहा है, सॉल्युबल तो, और पूछा जाए एसिड इनसॉल्युबल कहां पाया जा रहा है तो साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेली में, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर इस जगह से क्वेश्चन आया, इस टेबल से, इस टेबल से क्वेश्चन आया हुआ है। यहां का फार्मूला हमने आपको बताया था, वेप्रोन काली, वेप्रोन काली। इसका मतलब सुनो, वाटर सबसे ज्यादा 70 से 90, प्रोटीन 10 से 15, क्योंकि प्रोटीन में 10 वर्ड आ रहा है लास्ट में। अच्छा फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड 5 से 7, ये देखो क्यों, न्यूक्लिक में कितने लेटर? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 से 7 याद रहेगा। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में 3, लिपिड में 2 और इन आयन में 3, याद हो गया। बताओ वाटर कितना? 70 से 90, प्रोटीन कितना? अच्छा उसके बाद लिपिड न्यूक्लिक एसिड कितना? उसके बाद 3 2 और 1, 3 2 और 1, सीधे सीधे घटाते जाओ। अब यहां से भी क्वेश्चन काफी बार आए इस टेबल से। प्रोटीन पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है? एमिनो एसिड का। तो प्रोटीन एमिनो एसिड का पॉलीमर है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। 20 प्रकार की अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाती है। और प्रोटीन जो होता है ये हेट्रोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर?
लिखा हुआ है होमोपॉलीमर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर होमोपॉलीमर होगा तो एक ही यूनिट बार बार रिपीट करेगी। अगर आपके पास एक ही अल्फाबेट होता ए, क्या कोई सेंटेंस बन पाता? लेकिन आपके पास 26 अल्फाबेट है, दुनिया के अरबों सेंटेंस हमारे डिक्शनरी में है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर एक ही अमीनो एसिड होगा तो वैरायटी में चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारे पास 20 अमीनो एसिड है तो वैरायटी में काफी चेंज देखने मिलता है, राइट। So this information about the amino acid content is important, as later is in your nutrition lesson you will learn the certain amino acid are essential in our health and they have to be supplied through our diet। यानी क्या जो कह रहा है कि हमारे पास तो बहुत सारे अमीनो एसिड बनते हैं और कुछ हमें भोजन से लेने पड़ते हैं, जो बनते हैं वो नॉन इसेंशियल हैं, जो भोजन से लेते हैं वो इसेंशियल है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। Hence डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। डाइटरी प्रोटीन जो होती है, जो डाइट में लेते हैं, वो एसेंशियल अमीनो एसिड का स्रोत है। अमीनो एसिड कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। अमीनो एसिड कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? दो, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। कह रहा है जो नॉन एसेंशियल है वो शरीर में बनते हैं और जो एसेंशियल है वो हम खाने से लेते हैं। प्रोटीन कैरिंग आउट मैनी फंक्शन। प्रोटीन बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। जैसे कुछ तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में मदद करता है, कुछ वो दुश्मनों को मारता है, कुछ हार्मोन बनाता है, कुछ एंजाइम बनाता है। याद करो कल यहां से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक भी लाइन ऐसी नहीं बची थी जहां से क्वेश्चन नहीं आया है। आप बताओ, आपको कल कराए थे ना क्वेश्चन, बताओ। अच्छा, कोलेजन नहीं आया था, अच्छा ट्रिप्सिन नहीं आया था, ट्रिप्सिन एंजाइम है। इंसुलिन, इनफैक्ट इनुलिन भी आया था, है ना, जो कि एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। एंटीबॉडी लड़ाई झगड़ा करता है दुश्मनों से। रिसेप्टर ये नहीं आया था, लेकिन ये पहले आ चुका है। सेंसरी रिसेप्शन करता है, स्मेल, टेस्ट और हार्मोन के लिए रिसेप्शन करता है। अच्छा, GLUT4 इनेबल्स ग्लूकोज, ये तो बहुत बार आया हुआ है, ये तो अभी पिछले 2024 से लेकर 17 में 4 बार आया हुआ है। ये देखो, ये लाइन भी आई थी, कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द एनिमल वर्ल्ड एंड रुबिस्को प्लांट वर्ल्ड की है। प्लांट वर्ल्ड ना दिया हो तो क्या आंसर होगा? तो प्लांट वर्ल्ड ना दिया हो तो होगा बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर की सबसे ज्यादा, ये देखो लिखा हुआ है। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। पॉलीसेक्राइड किसका है? इनसॉल्युबल पैलेट का पार्ट है कि सॉल्युबल पैलेट का पार्ट है? इनसॉल्युबल पैलेट का पार्ट है। और लिखा हुआ है अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीसेक्राइड लॉन्ग चेन ऑफ द शुगर है कि स्मॉल चेन ऑफ शुगर है? और लिखा है दे आर द थ्रेड, लिटरली कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड। बोलते हैं कि ये डिफरेंट मोनोसेक्राइड जब जुड़ते हैं तो बन जाता है पॉलीसेक्राइड, ठीक है। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस, जो पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड जो होता है, अगर उसमें एक टाइप का मोनोसेक्राइड है, तो जैसे ग्लूकोज, तो होमोपॉलीमर कहलाएगा। डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड है तो हेट्रोपॉलीमर कहलाएगा। जैसे सेलुलोज, बताओ क्या है? हमारे सिलेबस में जितने भी हैं सारे होमोपॉलीसेक्राइड हैं, कोई भी हेट्रोपॉलीसेक्राइड नहीं है। तो देख लो, सारे होमोपॉलीसेक्राइड है। स्टार्च जो होता है ये स्टोर हाउस है किसका? एनर्जी का। कहां पाया जाता है? हाँ, स्टार्च प्लांट में। और हमारे अंदर ग्लाइकोजन होता है, प्लांट में स्टार्च होता है, ठीक है। तो प्लांट में स्टार्च और एनिमल में इसका वेरिएंट होता है ग्लाइकोजन। ये देखो लिखा है एनिमल हैज अनदर वेरिएंट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजन। और ये क्वेश्चन भी कल आ चुका है। इनुलिन लिखा हुआ है, वहां इंसुलिन लिखा था। इंसुलिन इज द प्रोटीन एंड दैट बिहेव एज द हार्मोन, और इनुलिन इज द पॉलीसेक्राइड दैट इज मेड अप ऑफ फ्रक्टोज। ये देखो, फ्रक्टोज का बना होता है। और पॉलीसेक्राइड जैसे ग्लाइकोजन की बात करें, इसका दो एंड होगा, एक राइट एंड, एक लेफ्ट एंड। राइट एंड आर फॉर राइट एंड आर फॉर रिड्यूसिंग, और लेफ्ट एंड उसका उल्टा करो, नॉन रिड्यूसिंग। तो देखो, राइट एंड इज रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। जो बेनेडिक्ट और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस ना कर पाए उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग, और जो बेनेडिक्ट और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर ले उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग। तो ये दो होते हैं। स्टार्च क्या करता है? स्टार्च हेलिक्स बनाता है, और यानी जो हेलिक्स बनाता है वो सेकेंडरी होता है, और जो सेकेंडरी होता है वो आयोडीन को बांध सकता है, इसलिए स्टार्च कलर देता है। कौन सा कलर?
लेकिन सेलुलोज सीधा स्ट्रक्चर है, सीधा स्ट्रक्चर है, हेलिक्स नहीं बनाता, और हेलिक्स नहीं बनाता तो आयोडीन को नहीं बांध पाता, आयोडीन को नहीं बांध पाएगा तो क्या कोई कलर देगा? नहीं देगा, कोई कलर नहीं देगा। ये स्ट्रक्चर पूछा गया कई बार, ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। प्लांट की जो सेल वॉल है सेलुलोज की बनी होती है, जबकि फंजाई की काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। पेपर जो आप पढ़ रहे हो, जिस पे लिख रहे हो, वो पेपर क्या है? पेपर इज नथिंग, दिस इज सेलुलोज। अच्छा, कॉटन का फाइबर भी क्या है? सेलुलोज है। अच्छा, कह रहा है दुनिया में इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं, और इनमें क्या होता है? इनके अंदर अमीनो शुगर होती है, यानी शुगर नहीं, अमीनो शुगर या केमिकली कॉम्प्लेक्स मॉडिफाइड शुगर होती है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज के साथ अमीन जुड़ गया, ये देखो, जैसे एन एसिटाइल के साथ एमीन जुड़ गया, ये देखो, तो ऐसी होती है। और कह रहा है कि जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड का, बताओ किसका बना होता है? काइटिन का। हमने पढ़ा था अभी आर्थ्रोपोडा, काइटिन का बना होता है। उसमें एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होती है जिसे काइटिन बोलते हैं, लेकिन ये मोस्टली होमोपॉलीमर है। हमारे सिलेबस में हेट्रो है ही नहीं। न्यूक्लिक एसिड मैक्रो मॉलिक्यूल है कि माइक्रो? मैक्रो। और कह रहा है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है कि सॉल्युबल में? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है, और ये लिविंग टिश्यू में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड बनाता है, और इन्होंने बोला न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर का नाम होता है न्यूक्लियोटाइड, तो इसलिए न्यूक्लिक एसिड को क्या बोला जाए? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये लिखा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। टुगेदर विद पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन। बोलता है ये ट्रू मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन बनाएगा, और ट्रू मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन यानी लिविंग टिश्यू या सेल के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, इसीलिए हमने उसको बोला था पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं? एक नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर, और एक क्या होती है? एक नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर, और एक क्या होती है? फॉस्फेट। ये क्या लिखा हुआ है? एक होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी नाइट्रोजन बेस, दूसरा होता है मोनोसेकेराइड शुगर, और तीसरा होता है फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, तब जाके वो बनता है। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन एडनिन और गुआनिन, एक पिरिमिडिन कट CUT। एडनिन और गुआनिन प्यूरिन कहलाता है, और जो बाकी के थे पिरिमिडिन कहलाता है। और हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है तो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन में पाई जाती है, और शुगर जब इनसे जुड़ता है तो या तो देखो, या तो राइबोस शुगर जुड़ेगी या तो डीऑक्सीराइबोस। अगर राइबोस जुड़ी तो क्या बनेगा? RNA, और डीऑक्सीराइबोस जुड़ी तो क्या बनेगा? तो DNA बनेगा। ठीक है, वही लिखा है। और कह रहा है चाहे RNA हो या DNA हो, दोनों न्यूक्लिक एसिड की तरह काम करते हैं, दोनों ही क्या करेंगे? दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन होमोपॉलीमर था कि हेट्रो? प्रोटीन होमोपॉलीमर होता है कि हेट्रो? हाँ, तो हेट्रोपॉलीमर होता है। ठीक है, तो प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होता है। इन्होंने बोला कि हर चीज का मायने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे डिफरेंट है ना? जैसे आप अगर किसी मॉन्क की बात सुने, साधु संत की बात सुने, तो आपको लगेगा स्पिरिचुअलिटी इज द लाइफ, मतलब भगवान के, खुदा के शरण में चले जाना ही जीवन है ना? अगर आप एक साइंटिस्ट से बात करें तो लगेगा साइंस इज द लाइफ। अगर आप एक वो टीचर की बात करें तो उसको लगेगा ज्ञान ही जिंदगी है। अगर एक आप फिल्म मेकर के इससे बात करें, लगेगा ड्रामा ही जिंदगी है ना? अगर आप एक सिंगर से बात करें तो गीत ही जिंदगी है ना? अगर आप एक बोट चलाने वाले से बात करें तो कहेगा तैरना ही जिंदगी है। तो अलग अलग, बर्ड से बात करें, उड़ना ही जिंदगी है। तो ऐसे सबके मायने अलग अलग रिस्पेक्ट पे अलग अलग है। वैसे यहां पे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट चीज है डिफरेंट रिस्पेक्ट पे, डिफरेंट चीज है डिफरेंट रिस्पेक्ट पे। ठीक है ना? जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट से पूछे, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट से पूछे तो वो आपको बताएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे NaCl बताएगा, MgCl2 बताएगा।
ऑर्गेनिक केमिस्ट की बात करें तो 2D स्ट्रक्चर बताएगा, जैसे बेंजीन, नेप्थलीन, ये बेंजीन और नेप्थलीन। आप फिजिक्स वाले से पूछो 3D से पहले बात ही नहीं करते, क्यों? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बोलो, हर जगह यही बात होती ना, एक्स दिशा में इधर गए, वाई दिशा में इधर गए, जेड दिशा में उधर गए। और मान लो, कहोगे पापा की मानते नहीं, उनकी क्या मानेंगे। अब आगे देखो, बायोलॉजी के हिसाब से 4 लेवल है, 4 लेवल। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में पोजिशनल इंफॉर्मेशन, अगर प्रोटीन में अमीनो एसिड की देखनी हो, अगर अमीनो एसिड में प्रोटीन की इंफॉर्मेशन देखनी हो तो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं। और ये क्वेश्चन अभी इस साल आया था, अभी करा था हम लोग ने कल। एन और वाला उल्टा कर दिया था, एन और सी वाला, टर्मिनल वाला। तो देखो, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से पोजिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी इन्हें प्रोटीन किसकी, कि पहला कौन है और सेकंड कौन है और आखिरी कौन है। इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और प्रोटीन को हम लाइन डायग्राम से मानते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में लाइन डायग्राम देखेंगे। लेफ्ट वाला, ये देखो, ये कल उल्टा दिया था, लेफ्ट वाले को पहला अमीनो एसिड कहते हैं, यहां तक तो सही था, लेकिन लिख दिया था सी टर्मिनल ब्रैकेट में कहते हैं, गलत हो गया, एन टर्मिनल। और राइट वाले को लास्ट मानते हैं, ठीक है। ये देखो, आगे अगले पेज से क्वेश्चन लिया गया था, यहां से, ये यहां से क्वेश्चन लिया गया था। फर्स्ट वाला सी टर्मिनल लिख दिया गया था और लास्ट वाला एन टर्मिनल लिख दिया था। प्रोटीन जो है ये ज्यादा लंबे समय तक लाइन डायग्राम की तरह नहीं रह सकता या रिजिड रॉड की तरह नहीं रह सकता, बल्कि ये फोल्ड हो जाएगा और हेलिक्स बना लेगा। और जब हेलिक्स बना लेगा तब हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। और कह रहा है ज्यादातर कैसी हेलिकल होता है, राइट हैंडेड, लेकिन कोलेजन में लेफ्ट हैंडेड होता है। बताइए, ज्यादातर में कैसा होता है, लेकिन कोलेजन में कैसा होता है। हाँ, और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी कह रहा है कभी कभी क्या होता है, सेकेंडरी फिर फोल्ड हो जाता है और एक हॉलो वुलन बॉल बना लेता है। जो हॉलो वुलन बॉल बना लेता है तब ये 3D स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये देखो लिखा है, अपने ऊपर लिपट जाता है और हॉलो वुलन बॉल बना लेता है, तब ये 3D दिखाई देगा और इसे टर्सरी बोलने लगेंगे। और टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत ही आवश्यक है, किसके लिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। क्यों? क्योंकि यही स्ट्रक्चर क्या बनाता है, एंजाइम। और इसके जो हॉलो पार्ट हैं उन्हें बोलते हैं एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट वो एरिया है जहां से क्या अटैच होते हैं, जहां से सबस्ट्रेट अटैच होता है। एंजाइम का एक्टिव साइट वो भाग है जहां से सबस्ट्रेट अटैच होता है, ठीक है ना, और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदला जाता है। इन्होंने बोला कि कुछ प्रोटीन जो होती है वो बनती है एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की। अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ जाए आपस में किसी भी तरह से, जैसे लाइन लीनियरली जुड़ जाए, जैसे मान लो ये एक, ये है, फिर ये है, फिर ये है, टर्सरी वाली ये, और ऐसे ऐसे जुड़ गई, लाइन से जुड़ी ना, तो बन जाएगा क्वाटरनरी। या तो स्फीयर के रूप में जुड़ जाए, गोला बना ले, ये इसका गोला बन जाए, या तो स्फीयर अरेंज्ड अपॉन इटसेल्फ, या तो स्फीयर के ऊपर स्फीयर आ जाए, या तो क्यूब बन जाए, या तो प्लेट बन जाए। तो जो आकृति तैयार हुई, आर्किटेक्चर का मतलब आकृति, जो आकृति तैयार हुई उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और एडल्ट हीमोग्लोबिन इसका बेस्ट उदाहरण है। उसमें 4 सब यूनिट होती है, जिसमें से 2 अल्फा और 2 बीटा बोलते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा बोलते हैं। ये हो गया, देखो लिखा है 2 अल्फा और 2 बीटा। ये लाइन बहुत बार पूछी गई है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, कि ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं क्या? नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, क्योंकि कुछ एंजाइम आरआरएनए के भी बने होते हैं। आरआरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्या लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लगभग सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव एज एंजाइम, जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम। वन कैन डिपिक्ट द एंजाइम बाय द लाइन डायग्राम। कह रहा है आप एंजाइम को लाइन डायग्राम यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो ये देखो लिखा भी आगे, कह रहा है और ऐसे ही नहीं, आपको किसी प्रोटीन की तरह सेकेंडरी और टर्सरी भी दिखाई पड़ेगी। लेकिन जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी को देखोगे तो ये 2D स्ट्रक्चर होते हैं। जब आप टर्सरी को देखोगे तो ये 3D होता है। देखो लिखा है, जब टर्सरी को देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये अपने ऊपर फोल्ड बना रहा है, यानी 3D हो गया।
ये देखो अपने ऊपर फोल्ड बना रहा है, ये अपने ही ऊपर क्रिस क्रॉस करके फोल्ड बना रहा है, और उसके अंदर बहुत सारे पॉकेट्स बन गए या सर्वाइसेस बन गई, ठीक है। और वन सच पॉकेट इज नोन एज एक्टिव साइट। अभी मैंने बोला था ये जो गड्ढे बनते हैं, ये जो साइटें बनती हैं, उनको बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो गड्ढा या पॉकेट है जहां पर क्या फिट होता है, सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट को किस में बदल दिया जाता है, प्रोडक्ट में। लिखा हुआ है एंजाइम जो होता है उसके अंदर एक्टिव साइट है, और वो कैटालाइज करता है रिएक्शन को हाई रेट से कि लो रेट से। एंजाइम कैटलिस्ट है ना, और कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को घटाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। कह रहा है एंजाइम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से डिफरेंट है, ये भी क्वेश्चन आया था कल। इनऑर्गेनिक से डिफरेंट है किस मामले में, इनऑर्गेनिक वाले हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे काम करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इनऑर्गेनिक वाले जो होते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे काम करते हैं, जबकि एंजाइम हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाता है 40 से ऊपर। एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉर्मली अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। तो कहते हैं मानते हैं कि कुछ एंजाइम जो होते हैं वो जिंदा रहते हैं, लाइफ का मतलब जिंदा रहते हैं, जो कि खौलते पानी में या सल्फर स्प्रिंग रीजन में पाए जाते हैं, और ये स्टेबल रहते हैं इवन एट हाई टेम्परेचर। हाई मतलब कितना, 80 से 90 डिग्री, कभी कभी तो 100 डिग्री तक भी जिंदा रहते हैं। और याद करो इन्हीं को हम लोग ने पीसीआर में यूज किया था, याद है कौन सा एंजाइम पीसीआर में यूज किया था, और पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और कौन सा एंजाइम प्रयोग में लाया गया था वहां पे, अभी बोला तो किसी ने सही, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज निकालते हैं थर्मस एक्वेटिकस से, टी मतलब थर्मस, एक्यू मतलब एक्वेटिकस, और पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज एंजाइम हम लोग ने निकाला था, टी फॉर थर्मस, एक्यू फॉर एक्वेटिकस से। और ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म इसी को बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया है। केमिकल रिएक्शन कह रहा है, देखो कह रहा है किसी भी केमिकल कंपाउंड में दो टाइप के चेंज होते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। किसी भी केमिकल कंपाउंड में कितने प्रकार के चेंज होते हैं, दो, एक केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज। अच्छा फिजिकल चेंज क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर बदल जाना या फिर किसी बॉन्ड का ब्रेकडाउन ना होना। तो देखो क्या लिखा है, केमिकल कंपाउंड में दो टाइप के चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है, शेप में चेंज हो जाएगा लेकिन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी पानी का भाप बन के उड़ना या बर्फ का सॉलिड से लिक्विफाइड हो जाना, ठीक है ना। ये दोनों कैसी रिएक्शन है, हाँ इसमें चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हो रहा है ना। अच्छा अब इन्होंने बोला जैसे पानी का लिक्विफाइड हो जाना या पानी का भाप बन के उड़ जाना, दोनों फिजिकल प्रोसेस है। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब केमिकल रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। कह रहा है जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड का जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो बेरियम सल्फेट प्लस H2SO4 बन जाएगा, ठीक है ना। तो बेरियम सल्फेट प्लस वाटर बन जाएगा, सॉरी। अब इन्होंने बोला ये कौन सी रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। कहता है ऐसे हजारों ऑर्गेनिक रिएक्शन भी होगा। अब कहना चाहता है चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, पर्टिकुलर समय में प्रोडक्ट बनेगा, पर्टिकुलर टाइम में बनेगा। 1 घंटे में 50 मॉलिक्यूल बने तो 50 मॉलिक्यूल 1 घंटे में बने, है ना, तो उसका रेट निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। तो वही कह रहा है रेट निकालने का तरीका है हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन हाउ मच टाइम। जैसे 5000 मॉलिक्यूल बने 60 मिनट में तो 5000 बटे 60, या 5 करोड़ बने तो 5 करोड़ बटे 60। और इन्होंने कहा ये तो हमने रेट बोला है, अच्छा रेट को वेलोसिटी भी कह सकते हैं। रेट को वेलोसिटी कब बोलेंगे, जब डायरेक्शन दी हो, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है, हाँ जब डायरेक्शन गिवन हो तब। अच्छा रेट जो होता है वो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों को कह रहा है दोनों को इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर। आप जानते हो एक थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल, कहता है ऐसे अगर थंब ऐसे रखे तो अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, और अगर 10 डिग्री घटा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आधी हो जाएगी। ऐसे करने पर कितनी, 10 डिग्री बढ़ाने पर
2 टाइम्स, और ऐसे घटाने पर हाँ तो आधी हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है, द राइट हैंड थंब रूल ऑफ दैट द रेट डबल्स और डिक्रीज बाय द हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन ईदर डायरेक्शन। बोलता है किसी भी दिशा में जाओगे तो 2 गुने का चेंज आएगा। कैटालिटिक कैटालाइज्ड रिएक्शन हायर रेट से चलती है देन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। इन्होंने एक समझाया है कि कैटालिस्ट की आवश्यकता शरीर में क्यों पड़ती है या एंजाइम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि कह रहा है आप एक रिएक्शन देख के देखो, वाटर को रिएक्ट कराए CO2 के साथ, बना कार्बोनिक एसिड, तो जब भी कार्बोनिक एसिड बनता है अगर हम बिना रिएक्शन के कराएंगे, बिना कैटालिस्ट के कराएंगे तो 200 मॉलिक्यूल पर आवर बनेंगे, लेकिन अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम प्रयोग में लाएंगे तो बनेंगे कितने, 6 लाख प्रति सेकंड। कहां पे बन रहे थे 2 लाख प्रति घंटे, अब बन रहे 6 लाख प्रति सेकंड, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स बढ़ गई। इसका मतलब सोच लो एंजाइम कितने पावरफुल हैं। कहते विश्वास तो नहीं होता पर सच्चाई यही है। ये देखो लिखा है, ये देखो ये लिखा है, जो मैं बात बोल गया वो यहां लिखी हुई है, 2000 मॉलिक्यूल ऑफ बाइकार्बोनेट इन 1 आवर, in an hour. However, by using the enzyme present within the cytoplasm, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, जब बोल रहे हैं ये वाला एंजाइम यूज करेंगे तो स्पीड अप ड्रामेटिकली, यानी बहुत तेजी से बढ़ गई, 6 लाख मॉलिक्यूल प्रति सेकंड बनने लगे, यानी कि एंजाइम जो है बहुत तेज कर देती है रेट ऑफ रिएक्शन को। कितने मिलियन टाइम्स मैंने बोला था, 10 मिलियन टाइम्स। कहते हैं तो कहते हैं विश्वास तो नहीं हो रहा पर सच्चाई कभी सच्चाई नहीं बदलती, विश्वास ना होने पर सच्चाई कहां बदल जाती है। तो कह रहा है, ये कह रहा है द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड, बोलते अविश्वसनीय है पर वास्तविकता यही है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि किसी भी कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप नहीं होती है, ज्यादातर रिएक्शन मल्टी स्टेप होती है। अगर आप बोले कि हाँ नीट की पढ़ाई 1 दिन में करा दी जाएगी तो गलत है, नीट की पढ़ाई 1 घंटे में करा दी जाएगी तो गलत है ना। हाँ कुछ लोग क्लेम करते हैं कि बोर्ड की पढ़ाई, नीट की पढ़ाई कुछ घंटों में करा दी जाएगी 1 दिन में बस, तो वो गलत है ना, तो होती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना ये 1 स्टेप में होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, इसको कराने के लिए क्या होगा, 10 स्टेप चाहिए, और हर स्टेप को कैटालाइज किया जाता है बाय द एंजाइम, ईच स्टेप इज कैटालाइज्ड विद द एंजाइम। ठीक है, और उसके बाद एक्चुअली इस पूरे पाथवे को बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। बताइए जो पाथवे होता है वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक पाथवे। अगर रिएक्शन 1 स्टेप में हो तो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन, और अगर मल्टी स्टेप हो तो मेटाबॉलिक पाथवे। और मेटाबॉलिक पाथवे में हर स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम, हर स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। देखो लिखा है डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम चाहिए। और इन्होंने बोला कि जब भी कभी मेटाबॉलिक पाथवे काम करेगा तो एंड प्रोडक्ट में वैरायटी ऑफ सब्सटेंस बन सकते हैं। जैसे हमारी मसल के अंदर अगर यही पाथवे काम करे ग्लाइकोलिसिस का तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और यही अगर ईस्ट में काम करे तो अल्कोहल बनेगा। बोलो बताए कि नहीं, फर्मेंटेशन। तो देखो लिखा भी है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो पायरुविक एसिड बनेगा, अगर ईस्ट होगा तो देखो क्या एथेनॉल बनेगा यानी अल्कोहल, और अगर हमारा मसल होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा। तो देख लो सेम चीज से अलग अलग रिएक्शन चल रही है। अच्छा, रिएक्शन कहता है कि एंजाइम करते क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट को किसमें बदलते हैं, प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सबस्ट्रेट बनेगा किसके साथ और कहां से बनता है, एक्टिव साइट से। और जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बनेगा तो उसके बाद ये रिएक्शन ऑब्लिगेटरी होती है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होना ही है, तय है कि होना ही पड़ेगा। अगर आप ये बोलो कि नीट में 12th के बाद किसी का सिलेक्शन हो जाए डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, उसको तैयारी करनी ही पड़ेगी, इतना भी इजी नहीं है। क्योंकि 12th को तो आप गेस्ट पेपर पढ़ के भी पास कर सकते हो, लेकिन नीट में एक भी लाइन छूट गई और क्वेश्चन वहीं से आता है तो आप पास नहीं कर पाओगे। देखो 12th अलग चीज है, नीट अलग चीज है। 12th तो आप पास हो चुके हो, आप बताओ क्या 12th में इतनी मेहनत करी थी आपने, क्या एनसीईआरटी के एक लाइन याद है आपको, नहीं। लेकिन क्या होता है नीट में आपको एक कोना कोना पढ़ना पड़ेगा, तो दोनों की पढ़ाई का पैटर्न अलग है ना। वैसे ही जो आईएएस का एग्जाम होता है उसमें पूरी जनरल नॉलेज होनी चाहिए, अगर एक भी नॉलेज पे क्वेश्चन आ गया तो आपका होगा नहीं सिलेक्शन नहीं होगा। और आईएएस बहुत बड़ा दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है तो आईएएस है ना। और उसके बाद आता है आईआईटी और 3rd नंबर पे आता है नीट, 3rd नंबर पे नीट आता है। ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन जो होता है वो उसमें क्या बनेगा, ES यानी एंजाइम सबस्ट्रेट बनेगा।
और एंजाइम सबस्ट्रेट बनना ही बनना है। यहाँ ई एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्षण भर के लिए बनेगा, लेकिन बनेगा। कहता है मैं वही कहना चाह रहा हूं, आप कम तैयारी करो। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तो भी तैयारी करेगा, माना 3 महीने कर ली उसने तैयारी तो भी सिलेक्ट होगा, पर तैयारी करनी ही पड़ेगी, बिना तैयारी के कोई नहीं निकाल सकता। Where substrate is bound to be enzyme active site, the new structure बन जाएगा, और न्यू स्ट्रक्चर जब बनेगा तो देखते ही देखते बॉन्ड सबस्ट्रेट के ब्रेक हो चुके होंगे और प्रोडक्ट के मेक हो चुके होंगे। बताइए किसके बॉन्ड एंजाइम ब्रेक कर देता है? सबस्ट्रेट के। किसके बॉन्ड बना देता है? प्रोडक्ट के। इसीलिए देखते ही देखते सबस्ट्रेट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट किसमें बदल जाता है? प्रोडक्ट में बदल जाता है। यही यहां लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। और यहां पे देखो क्या कह रहे हैं हम, यहां पे दो ये क्वेश्चन आया हुआ कई बारी, बिना एंजाइम के रिएक्शन करा रहे हो तो आप देखो ट्रांजिशन स्टेज ऊपर मिल रही है, यानी बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। और अगर आप इससे कर रहे हो तो आपको ऊर्जा कम खर्च करनी पड़ेगी। फिर वही बात मैं एग्जांपल दूंगा, अगर आप तैयारी कर, आपको एनसीईआरटी भी रख दी जाए ना सामने, नीट का एग्जाम 2-3 घंटे में, और मैं सबकी एनसीईआरटी अवेलेबल करा दूं, तो जिस बच्चे ने कभी तैयारी नहीं करी वो नहीं कर पाएगा, ये आपको भी पता है। भाई लाइनें कहां खोज पाओगे, लेकिन अगर आपने ढंग से तैयारी की है तो एनसीईआरटी सामने रख दो, 2 मिनट लगेगा, यहां से कर दोगे क्वेश्चन। तो कहने का मेरा तात्पर्य वही है कि अगर बिना एंजाइम के रिएक्शन चल रही है तो ऊर्जा ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, और एंजाइम के साथ है तो ऊर्जा कम खर्च करनी पड़ेगी। बिना तैयारी के आपको ज्यादा एनर्जी, बार बार पेज पलटोगे, थूक लगा के, वो भी है ना, तो बार बार पेज पलटोगे और पेज नजर ही नहीं आएंगे, पूरा चैप्टर खोल लोगे, पता नहीं कहां के चैप्टर से। देखो कई लाइनें हर जगह फिक्स है, पता नहीं 11th के एनसीईआरटी से है कि 12th के एनसीईआरटी से है, या मार्फोलॉजी से है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, कई चीजें कॉमन है ना, कई जगह कंफ्यूज हो गए, नहीं होगा, उसके बाद भी आपको आंसर नहीं मिलेंगे, है ना। और देखो जिसने तैयारी नहीं की उसको चारों लाइनें अगर आ गई, 4 स्टेटमेंट आ गए और पूछ लिए 4 में से कितने सही है, तो 4 अलग अलग लाइनें ढूंढें, 4 मिनट उसको लग गए क्वेश्चन में, और तब जाके सही उत्तर आया, और जो पढ़ के गया उसको 30 सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड में उड़ा देगा वो, है ना। तो अब आप बताओ, खुद ही बताओ, एनसीईआरटी सामने भी हो तो भी नहीं कर पाएगा। वैसे ही क्या है, यहां पर भी ट्रांजिशन अवस्था देखो, ज्यादा एनर्जी खर्च के प्राप्त हो रही है और तब जाके प्रोडक्ट बन रहा है, और यहां देखो एंजाइम जब है तो कम ऊर्जा खर्च की और प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी घटा देता है। तो एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देता है कि घटा देता है? इससे प्रोडक्ट आसानी से बन जाता है कि मुश्किल से? यानी जो एनर्जी का बैरियर है उसको कम कर देता है कि बढ़ा देता है? कम कर देता है। और एक बात यहां से जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूं, और ट्रांजिशन स्टेज आना बहुत जरूरी है। और एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेज और सबस्ट्रेट के बीच एनर्जी डिफरेंस को, देखो ट्रांजिशन स्टेज और सबस्ट्रेट के बीच के एनर्जी डिफरेंस को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक, कैसे पता चलेगा? अगर सबस्ट्रेट ऊपर है यानी इसकी एनर्जी इतनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, तो इसका मतलब सबस्ट्रेट के पास ज्यादा ऊर्जा है, प्रोडक्ट के पास कम ऊर्जा है, तो ऊर्जा खर्च कर दी गई। बताओ आपके जेब में ज्यादा पैसा है और जब आप जर्नी करके खत्म किए तो आपके जेब में कम पैसा रह गया, इसका मतलब आपका पैसा खर्च हो गया, किसी से उधार नहीं लेना पड़ा। लेकिन अगर आपकी जेब में 100 रुपए होता और 500 रुपए खर्च करने पड़ते तो किसी से जीपी तो करवाना ही पड़ता, जीपे, है ना, तो जीपे ही करवाना ही पड़ता, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पर देखो, यहां पर ऊर्जा अगर कम होती, ये ऊपर होता, तो किसी से उधार तो लेना ही पड़ता, है ना। यही यहां लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा है। आखिरी चीज देखो, एक जो बता दूं, ये जो मैंने बात बोली थी, ये देखो, ये बात अभी बोली थी, ये सब लिखा हुआ है। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेज इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। यानी सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेज के बीच की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन अवस्था। और एंजाइम इवेंचुअली क्या करता है, एनर्जी बैरियर को कम कर रहा है, बढ़ा रहा है। देखो क्या लिखा है, ब्रिंग डाउन की ब्रिंग अप, ब्रिंग डाउन कर रहा है, ताकि प्रोडक्ट आसानी से बने कि मुश्किल से? आसानी से बने। ये क्वेश्चन इस बार आया था, मैंने उसी अभी कल ही कराया है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एंजाइम किससे बनता है? कल ही तो सीक्वेंस पूछा था। अरे ई के बाद ए वाला ऑप्शन, ई ऑप्शन पहला सही था, फिर ए वाला सही था, और एक ही ऑप्शन में दिया था, बाकी किसी में नहीं दिया था। तो अगर आपने जरा भी चीज पकड़ ली ना, थोड़ी भी इंटेलिजेंसी दिखाई ना,
तो सिलेक्शन आराम से होता है। फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। कल की बात है, ये बात करी थी कि नहीं करी थी? तो पहले ये होगा, फिर क्या बोला था, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट को टाइटली बांध लेगा। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट को बांधेगा कि सबस्ट्रेट एंजाइम को बांधता है? पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ फिट हुआ, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ फिट हुआ, फिर उसके बाद टाइटली बाउंड हो गया, और टाइटली बाउंड हुआ, ये देखो लिखा है टाइटली बाउंड कर दिया। और फिर उसके बाद अब क्या हुआ, अब जो सबसे करीब भाग था सबस्ट्रेट का, वो भाग जो एंजाइम के सबसे करीब में था, बॉन्ड वहीं से तोड़ना प्रारंभ किया जाएगा। क्या लिखा होगा देखो, लिखा है ना, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था, ठीक है ना, वहीं से बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट किया जाएगा और नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यानी ईएससी किस में बदल गया? ईपीसी में। अब देखो, अब ये ईपीसी उसको छोड़ देगा, एंजाइम प्रोडक्ट को छोड़ देगा, एंड प्रोडक्ट इज नाउ रेडी टू बाइंड द अनदर सबस्ट्रेट। प्रोडक्ट दूसरे सबस्ट्रेट को बांध लेगा। याद करो, आखिरी ऑप्शन यही था, है ना, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। देख लीजिए, अगर आपने जरा भी ढंग से पढ़ा है ना, तो आराम से सिलेक्शन होता है, कुछ नहीं है। 360 में 360 यहां से आराम से आ सकता है। लाया है बच्चों ने? अच्छा, अगर नहीं लाया तो 720 में 720 कैसे आ गए, आप बताओ? ठीक है ना, तो अभी भी आएंगे, अगर अच्छा बच्चा है अभी भी आएंगे। जिसने गलतियां नहीं करी उसके तो आएंगे। हम कहते चलो 720 में 720 नहीं आएंगे तो कोई तो टॉप करेगा, तो वो आप क्यों नहीं हो सकते, है ना। आगे, फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, क्या लिखा हुआ? द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ये डिफरेंट चीजों पर डिपेंड करती है। एंजाइम कौन से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। करता तो तीनों में है, पर एक्टिव कौन सा है? टर्सरी। तो कह रहा है टर्सरी स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अगर आप कंडीशन बदलोगे, टर्सरी स्ट्रक्चर बदल जाएगा। और अगर टर्सरी स्ट्रक्चर बदलने के मुख्य कारण क्या है? टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में होने वाला बदलाव। कह रहा है टेम्परेचर और पीएच बदलने पर क्या होता है? ये होता है, ये टेम्परेचर और पीएच बदलने पर, देखो पीएच आपने घटाया या बढ़ाया, दोनों समय एंजाइम की एक्टिविटी घट गई। देखो, आप देखो, खुद देखो, ये देखो इतने पीएच पर सबसे पीक पे है, अगर आप घटा रहे हो घट रही है, ये देखो पीएच बढ़ा रहे हो तो भी घट रही है। इसका मतलब एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पर ही काम करता है। आप यहां देखो, टेम्परेचर इस टेम्परेचर पर बेस्ट काम कर रहा है, घटाया घट गई, बढ़ाया घट गई। तो यानी एक पर्टिकुलर पीएच पर ही, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही एंजाइम काम करते हैं। बताइए एंजाइम किस टेम्परेचर और पीएच पर काम करते हैं? पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर पर ही काम करते हैं, ठीक है ना। घटाओगे तो घटेगी, बढ़ाओगे तो भी घटेगी। ये मत कहना बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, तो भी घट रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाते हैं, एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ रही है, लेकिन एक निश्चित लिमिट पर आने पर सैचुरेट हो गई। देखो, अच्छा है, बताओ इस लिमिट पे देखो, इस जगह पर आने पर अब क्या इसके बाद बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है, सैचुरेट हो गई, सीधे चली जाएगी, सैचुरेट हो गई। क्यों? क्योंकि अब क्या होता है, मान लो पहले एंजाइम थे 10 और सबस्ट्रेट थे 2, तो एंजाइम ज्यादा थे, डॉक्टर ज्यादा है, पेशेंट कम है, तो जरा भी टाइम नहीं लगेगा, दिखा दो डॉक्टर को तुरंत। अच्छा, अब डॉक्टर है 10, पेशेंट है 5, तो भी दिक्कत नहीं भाई, एक डॉक्टर एक ही को तो अटेंड कर रहा है। अच्छा, डॉक्टर हो गए 10 और पेशेंट भी 10, तो सैचुरेशन आ गया। अब जो 11वां पेशेंट आएगा उसको वेट करना पड़ेगा दिखाने के लिए। अच्छा, 12वां आ गया, उसको भी वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये 10 फ्री नहीं हो जाते। वही यहां पे भी होता है। एंजाइम्स जो होते हैं, जब तक एंजाइम ज्यादा है सबस्ट्रेट की तुलना में, तब तक तो सबस्ट्रेट बढ़ाने पर सांद्रता बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट बराबर हो गए, सैचुरेशन आ गया। और अब जितने भी सबस्ट्रेट बढ़ा दो, आप चाहे 10,000 डॉक्टर वो पेशेंट आ जाए, 10 ही डॉक्टर तो हैं, और 10 ही डॉक्टर तो उसको एंटरटेन कर पाएंगे? सोच के देखो, उनको इंतजार करना पड़ेगा। अरे सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, डॉक्टर हैं 50 और पेशेंट है 5,000, डेली 5,000 पेशेंट आते हैं। हम तो मिनिमम बता रहे हैं, ओपीडी हमने भी अटेंड करी है,
तो कम से कम सोचोगे आप 5,000 नहीं, कम से कम दिन भर में कुछ नहीं तो 20 से 25,000 डॉक्टर आते हैं बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना। हाँ, वो पेशेंट आते हैं। और आप समझो एसजीपीजीआई में तो 3-3 महीने की डेट नहीं मिलती है, एम्स में तो 1 से 1.5 महीने की डेट नहीं मिलती है, अच्छे मेडिकल कॉलेज में केजीएमयू में 3 से 4 दिन 5 दिन की डेट नहीं मिलती। तो सोचो जरा आप, ऐसे होता है इस तरीके से। क्यों नहीं मिलती? डॉक्टर फ्री नहीं है भैया, जो पहले आया फर्स्ट कम फर्स्ट वो होता है। वही हाल यहां पे भी है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब इनहिबिटर क्या होते हैं? इनहिबिटर वो केमिकल होते हैं जो एंजाइम से बंध के उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। जो एंजाइम से बंध के उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं उन्हें इनहिबिटर कहते हैं। देखो, जब इनहिबिटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैच करे यानी रिजेंबल करे, कल क्वेश्चन किया था इस पे, तब क्या हो जाता है? तब इससे क्या बोलते हैं? Competitive inhibition. When inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of enzyme, that is called as competitive inhibitor. किया था कि नहीं किया था? Due to close structural similarity, जब close structural similarity होती है substrate के साथ, तो inhibitor competition करने लगता है किसके साथ? substrate के साथ, और उसके बाद खुद बन जाता है एंजाइम के साथ। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है उसका परिणाम। उसका परिणाम क्या होता है? द सबस्ट्रेट कैनॉट बाइंड द रिजल्ट, सबस्ट्रेट बंध नहीं पाता है और एंजाइम की एक्टिविटी गिर जाती है, इनहिबिट हो जाती है। जैसे कह रहा है ये एंजाइम है, नाम बताइए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कह रहा है ये एंजाइम को ये बांध लेता है। कौन बांध लेता है? मेलोनेट। और किसको बंधना चाहिए था? सक्सिनेट के साथ, लेकिन बंद कौन गया? अरे ओरिजिनल सबस्ट्रेट क्या था? अरे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज द एंजाइम, तो सबस्ट्रेट था सक्सिनिक एसिड, लेकिन बंद कौन गया? मेलोनेट। मेलोनेट बन गया। अच्छा, मेलोनेट बन गया तो मेलोनेट ने किसके साथ कॉम्पिटिशन किया? सक्सिनेट के साथ। और इस तरह का हम लोग ने ये चीज यूज किया था कहां पे? बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए। कल क्वेश्चन भी किया था यहां से, किया था कि नहीं? आगे, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। उन्होंने बोला हजारों एंजाइम खोजे जा चुके हैं, हमने इनको आइसोलेट भी कर लिया, हमने इनकी स्टडी भी कर ली, और हमने इनको क्लासिफाई भी कर लिया। और इन्होंने बोला एंजाइम्स जो होते हैं 6 क्लास में डिवाइड किए गए हैं, और फार्मूला है ओटाहलिल, OTHLIL। ओ से ऑक्सीडो रिडक्टेस, इसी को डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। ये देखो, ये एंजाइम करता क्या है? रिड्यूस को ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज को रिड्यूस कर देगा। अरे क्या है ना, ये सबस्ट्रेट है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो। इलेक्ट्रॉन निकाल लेने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। और जिसको इलेक्ट्रॉन दे दें वो, तो सोचो जरा, हमने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। और इसको दे दिया तो ये क्या हो गया? रिड्यूस। दूसरा एंजाइम है ट्रांसफरेज। अब देखो, इस सबस्ट्रेट के पास एक ग्रुप हुआ करता था और इस सबस्ट्रेट के पास कुछ नहीं था, ये ग्रुप को ट्रांसफर करके इसके पास ले जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या? ट्रांसफरेज। बताओ, ये ग्रुप ही को ट्रांसफर कर देता है। तीसरा हाइड्रोलेज, ये बॉन्ड तोड़ देता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना मोनोमर है कि पॉलीमर? पॉलीमर है। तो खाने को पचाने वाले एंजाइम कैसे क्या करेंगे? पॉलीमर को किसमें बदल देंगे? मोनोमर में। तो पॉलीमर को मोनोमर में बदल देते हैं। तो वो जितने भी खाने वाले एंजाइम है, दे ऑल हाइड्रोलाइज द बॉन्ड। ये क्वेश्चन अभी मैंने टेस्ट में दिया था मॉडल वाले में। लाइएज, लाइएज क्या करता है? ये किसी भी कंपाउंड से कोई बॉन्ड, कोई ग्रुप रिमूव कर देता है। देखो, रिमूवल ऑफ ग्रुप, जैसे यहां से XY रिमूव कर दिया और लीव्स द डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड छोड़ देता है, लेकिन हाइड्रोलिसिस नहीं करता, तो इसको बोलते हैं लाइएज। आइसोमरेज क्या करता है? ये पोजिशनल या जियोमेट्रिकल आइसोमर बदल देता है। जैसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पढ़ा था आपने कहीं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा होगा। फिर आगे बना था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। तो आप देखो, वो किसने बनाया होगा? आइसोमरेज ने। लाइएज आपने वहां पढ़ा था, डीएनए लाइएज या आरएनए लाइएज, लाइगेज। लाइगेज का काम होता है क्या? दो छोटे छोटे कंपाउंड्स को जोड़ के एक बड़ा कंपाउंड बना देना। जैसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपने पढ़ा था, ओकाजाकी फ्रेगमेंट डीएनए रेप्लिकेशन के समय पढ़ा था, तो आपने देखा था कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होता है
वो क्या करता है, वो जोड़ दे, लाइगेज उसको जोड़ देता है और डीएनए बना देता है, बड़ा सा डीएनए बना देता है। कोफैक्टर कल हम लोग ने पढ़ा था। कोफैक्टर क्या होता है, कहता है एंजाइम दो पार्ट के बने होते हैं, एक होता है प्रोटीनस पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीनस पार्ट। प्रोटीनस पार्ट को एपो एंजाइम कहते हैं, नॉन प्रोटीनस पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं। जब दोनों को मिला दो तो बोलते हैं होलो एंजाइम। बताओ प्रोटीनस पार्ट को क्या बोलते हैं, अभी बताया, सुनते ही नहीं हो बात ध्यान से। प्रोटीनस पार्ट को क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीनस पार्ट को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। जब दोनों को मिला दो तो क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम, होलो, कंप्लीट, होल। आप कह रहे हैं कोफैक्टर 3 प्रकार के होते हैं, ये देखो 3 कौन से प्रकार के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होते हैं कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होते हैं, और इन्हें पहचाना जा सकता है अदर कोफैक्टर से। किस मामले में, क्योंकि टाइटली जुड़े होते हैं कि लूजली, कल कर रहा था क्वेश्चन हम लोग राइटली और टाइटली वाला, है ना, तो टाइटली जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल पर ऑक्सीडेज और कैटालेज दो हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, और कह रहा है एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ेगा। देखो पर ऑक्सीडेज बनाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैटालेज उसको तोड़ता है। और आगे चलते हैं, कोएंजाइम क्या होते हैं, कोएंजाइम भी प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह ही ऑर्गेनिक होते हैं। ये भी ऑर्गेनिक होते हैं कि इनऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट देयर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, यानी इनका जो जुड़ना है वो ट्रांजिएंटली है। देखो पहले वाले का क्या लिखा था, टाइटली, इनका क्या लिखा है, ट्रांजिएंटली। दोनों में अंतर देखो, पहले ऊपर वाले में क्या लिखा था और नीचे वाले में क्या लिखा है, जबकि दोनों ही ऑर्गेनिक हैं, दोनों ही ऑर्गेनिक है, ठीक है। कह रहा है को एंजाइम का बेस्ट एग्जांपल है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, देखो जैसे वो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर, वैसे ही ऑल कोएंजाइम्स एट कोफैक्टर बट ऑल कोफैक्टर आर नॉट कोएंजाइम। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। और कह रहा है सबसे पॉपुलर कोएंजाइम का नाम, कोएंजाइम हमेशा विटामिन में पाए जाते हैं, और सबसे पॉपुलर NAD पढ़ा है हम लोगों ने, और NADP भी पढ़ा है, और ये विटामिन B3 में पाए जाते हैं जिसको नियासिन कहते हैं। लास्ट है मेटल आयन। अच्छा मेटल आयन क्या होते हैं, ऐसे आयंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं उन्हें बोलते हैं मेटल आयंस। ऐसे आयंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं उसे बोलते हैं मेटल आयन। और ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ये क्वेश्चन आया था अभी 3-4 साल पहले, 3-4 साल या 5 साल पहले आया होगा, पर आया था। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं, और कहां से बनाते हैं, एक्टिव साइट के साइड चेन से। बताओ कहां से बॉन्ड बनाते हैं, एक्टिव साइट के साइड चेन से। और जैसे जिंक, जिंक क्या होता है, कोफैक्टर होता है, और वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। जिंक इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। और कैटालिटिक एक्टिविटी, देखो जब कोफैक्टर को एपो एंजाइम से अलग कर दो तो बताओ क्या होगा, गाड़ी की बैटरी से, गाड़ी की बैटरी होती है, गाड़ी के वायर को अलग कर दो गाड़ी से, अब बताओ कार स्टार्ट होगी। वैसे ही कोफैक्टर और एपो एंजाइम को अलग करने पर रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। अरे जैसे आपका बिना बिजली के घर अधूरा है, वैसे बिना क्या होता है, बैटरी के गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, वैसे बिना कोफैक्टर के एपो एंजाइम काम नहीं करेंगे। समझ में आई बात। देखो क्या लिखा हुआ लास्ट में, द कैटालिटिक प्रॉपर्टी लूज व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। इससे पता चलता है, टेस्टिफाइड मतलब इससे प्रतीत होता है, इससे क्या प्रतीत होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं, किसके लिए, कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए। कौन भूमिका निभा रहा है, कोएंजाइम नहीं, कोफैक्टर, सॉरी कोफैक्टर, कोफैक्टर बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, किसके लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। तो ये हो गया आपका पूरा बायोमोलिक्यूल।